ठीक है, देखिए इंग्लिश एसे, तो इंग्लिश एसे में आप जो पढ़ेंगे तो बाकी तो चीज़ें हैं, प्रेसिव कंप्रीहेंशन, लेटर और एप्लीकेशन वगैरह। बट जो इंग्लिश ऐसे है ना, उसमें आप देखें, ये शुरू में शायद मैंने आपके साथ शेयर किया भी था ना सिलेबस को। तो जो सिलेबस से मैंने शेयर किया था उसमें इंग्लिश ऐसे से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको मतलब चाहिए। ये पार्ट ऑफ ग्रामर है, लेकिन आप ऐसे ही में देखें तो हम यहाँ अगर बात करें कुछ चीज़ें जो हैं वो प्री रिक्विजिट्स हैं, उसका आप कहते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ ऐसे। प्री रिक्विजिट से क्या मतलब है? ये लेट सपोज आप कहें कि ऐसे राइटिंग सीखने से पहले जो चीज़ें आपको ना लाजमी चाहिए, ज़रूरी चाहिए, तो वो चीज़ें हैं। लेट सपोज आप कहें कि क्या कहते हैं, ऐसे राइटिंग के लिए आपके पास, ऐसे राइटिंग में देखें आप क्या सीखेंगे। लेट सपोज आप कहें कि आप सीखेंगे पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। अभी जो ये पैराग्राफ राइटिंग है वो आप सीखेंगे यहाँ पे। पैराग्राफ के बाद आप फिर कहेंगे आप सीखेंगे एसे। अच्छा, एसे के फिर वैसे टाइप्स हैं, तो टाइप्स में आप जो है डिस्क्रिप्टिव एसे आप एक टाइप है आप सीखेंगे। अच्छा, फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद आप कहेंगे एक आपका आता है इडियम, या जिसे आप कहते हैं इडियोमेटिक एसेज कहते हैं, वो भी आप सीखेंगे। अच्छा, फिर ये जो इडियोमेटिक है इसके बाद आप बोलेंगे कि यार आपने सीखना है इडियोमेटिक के बाद प्रोवर्बियल एसे। तो प्रोवर्बियल एसे की अपने टेक्निक्स हैं। फिर आप कहेंगे आपने सीखना है जो कि है कौन सा, कोटेशनल एसेज, तो इसके अपने टेक्निक्स हैं, या कोटेशन एसे। कोटेशन के बाद फिर आप इसमें देखते हैं कि आपने सीखना है कॉजेटिव, कॉज इफेक्ट सोल्यूशन वाले। फिर एक आपके टॉपिक्स होते हैं आर्गुमेंटेटिव के, जिसमें जिसमें आप आर्गुमेंट्स करते हैं, वो आपका अलग अलग एक टॉपिक है, उसका अलग टेक्निक्स हैं। और इसके बाद आप सीखते हैं नरेटिव, मतलब किस्सा, जिसमें किस्से कहानियां होती हैं आपकी, आप बीती नरेटिव वॉइसेस हैं। नरेटिव के बाद फिर आप इसमें सीखते हैं ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जिसमें आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं या बताते हैं सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। फिर आप एक और ऐसे है, उसमें है आपका ये मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब एक चीज के फायदे और सेम उसी के आपके नुकसानात या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये तो आप सारे सीखेंगे। लेट्स सपोज देखिए ऐसे राइटिंग में आपने सीखा पैराग्राफ राइटिंग, तो पैराग्राफ राइटिंग के बाद आप सीखते हैं ऐसे के टाइप्स, डिस्क्रिप्टिव, इडियोमेटिक, प्रोवर्बियल, कोटेशनल, कॉजेटिव, आर्गुमेंटेटिव, नरेटिव, और जो आपके बाकी दो हैं। और फिर ये जो आपके पैराग्राफ है, लेट्स सपोज पैराग्राफ से भी पहले फिर आप इसमें सीखते हैं कि आपका आउटलाइन कैसे बनता है, आउटलाइन मेकिंग। अच्छा, आउटलाइन मेकिंग फिर कहाँ से बनता है? आपके आइडियाज गैदरिंग या आइडियाज कलेक्शन या ब्रेनस्टॉर्मिंग से। तो जो फिर आइडियाज कलेक्शन है ये वैसे किस चीज से होते हैं? आपके थीसिस स्टेटमेंट से। थीसिस स्टेटमेंट जो है ये कहाँ से बनता है वैसे? ये बेटर कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक, कि आप टॉपिक को बेहतर कंप्रीहेंड कर पाए। और फिर जो टॉपिक की कंप्रीहेंशन है इसका ताल्लुक किससे है? आप किस टॉपिक को बेहतर कंप्रीहेंड कर सकते हैं? जिस टॉपिक के हवाले से आपके पास बेहतर नॉलेज हो। तो देखें, लेट सपोज ये एसे राइटिंग जो है, इसमें जो आपके स्टेप्स वो क्या है कि आप सबसे पहले कोई टॉपिक करते हो सिलेक्ट। तो टॉपिक सिलेक्शन होती है इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो जो आपने टॉपिक किया सिलेक्ट, उसकी फिर आप करते हैं कंप्रीहेंशन, समझते हो। कंप्रीहेंशन के बाद आप बनाते हो अपना व्यू पॉइंट, मतलब जो थीसिस स्टेटमेंट है। फिर उसी थीसिस स्टेटमेंट पर आप करते हैं आइडियाज कलेक्शन। आइडियाज कलेक्शन करके उस पर आप बनाते हो क्या चीज? आउटलाइन मेकिंग, कि आपके जो आउटलाइन है वो किस तरह बनते हैं। तो आउटलाइन के बाद आप मूव करते हो टुवर्ड्स पैराग्राफ राइटिंग, फिर आपके बनते हैं पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स मिलके आपका बनाता है एसे। बट फिर एसे के अलग अलग टाइप्स है, तो अलग अलग टेक्निक्स हैं। ये जो आप हमने नीचे 9 टाइप्स लिखे हैं, लेकिन ये हम आज पढ़ नहीं रहे, क्योंकि एसे राइटिंग जो है उसके जो प्री रिक्विजिट्स है ना, कि आप कहें मैं किसी टॉपिक को करूं सेलेक्ट, उसको समझूं, उस पर अपना थीसिस स्टेटमेंट या व्यू पॉइंट बनाऊं, फिर उसी व्यू पॉइंट पे आइडियाज मैं करूं, जमा करूं, आइडियाज गैदरिंग करूं, फिर आउटलाइन बनाऊं, फिर बनाऊं पैराग्राफ बनाऊं। तो ये बात के काम है जो एसे के प्री रिक्विजिट्स हैं, कि एसे राइटिंग के लिए जो चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, तो पहले तो आप उस पर काम करें, इस पर आप अपना काम शुरू करेंगे।
जो प्री रिक्विजिट्स ऑफ एस्से हैं उसमें क्या है, उसमें देखिए आपका सबसे पहले आता है ये प्री रिक्विजिट्स में, उसको आप कहते हैं वोकेबलरी बिल्डिंग। कि जब तक आपके पास वोकेबलरी बिल्डिंग ना हो तो आप कुछ भी कर ही नहीं सकते हो। मतलब जो बेसिक यूनिट है राइटिंग का वो वोकेबलरी है। तो आप बोलेंगे यार कि ये वोकेबलरी जो है वोकेबलरी मुझे आनी चाहिए हर हाल में, और वोकेबलरी में फिर आप कहेंगे कि मैं कौन सी वोकेबलरी सीखूं या कौन सी वोकेबलरी ऐसे में यूज करूं या ना करूं। मतलब मैं सिंपल वोकेबलरी यूज करूं या मैं यूज करूं कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट। तो इसमें आप देखिए, आप एक चीज जहन में रखें ना कि ये जो वोकेबलरी बिल्डिंग है इसमें एज सच इजी और डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है। इसमें असल में आपका होता है फॉर्मल वोकेबलरी और इनफॉर्मल। फॉर्मल वोकेबलरी चाहे आपको आती हो या ना आती हो वो आप यूज कर सकते हैं। जो आपको आती है आप कहेंगे सिंपल है, जो नहीं आती आप कहेंगे मुश्किल है। बट आसान मुश्किल का ताल्लुक आपसे है, आपको आता है तो इजी, नहीं आता तो डिफिकल्ट। तो फॉर्मल वोकेबलरीज आप यूज कर सकते हो क्योंकि फॉर्मल वोकेबलरीज जो है वो इजी है। और आप जो एसे सीखते हैं वो है फॉर्मल एसे, वो भी आप लिखते हैं इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वर्ड्स में लेकिन विद वैरायटी। एक आपकी वोकेबलरी है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वोकेबलरी को आप इनफॉर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो समझने में कम्प्लेक्स होता है, कि वो हर बंदा उसको इजीली समझ नहीं पाता। चाहे वो फिर आपको आती हो, इजी हो या डिफिकल्ट हो, तो कम्प्लेक्स वोकेबलरी आप यूज नहीं करते हैं। जो फॉर्मल वोकेबलरी है ना उसमें आप लेट सपोज जितने भी नाउन वाली वोकेबलरी है, नाउन की वोकेबलरी, अभी जो नाउन की वोकेबलरी है इसमें देखें एग्जाम्पल हम साथ में करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर ये फॉर्मल वोकेबलरी है ना इसके एग्जांपल्स पे हम जाएं, और फिर ये इनफॉर्मल वोकेबलरी इसके भी हम अगर एग्जांपल्स यहीं पर देखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप जब वोकेबलरी बिल्डिंग पे काम करेंगे डे वन से तो कौन सी वोकेबलरी पे काम करना है, कौन सी पे काम नहीं करना। तो लेट सपोज ये आपका था नाउन। नाउन जो है ये फॉर्मल वोकेबलरी है। नाउन के बाद फिर हम एग्जांपल देखते हैं, आपकी जो है ना एडजेक्टिव की वोकेबलरी वो भी फॉर्मल है, वर्ब की वोकेबलरी भी फॉर्मल है, फ्रेजल वर्ब ये भी फॉर्मल वोकेबलरी है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब के अलावा आप देखें प्रीफिक्स फॉर्मल वोकेबलरी है, सफिक्स फॉर्मल वोकेबलरी है। फिर आप कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ये भी फॉर्मल वोकेबलरी है। अब एग्जांपल जैसे आप कहेंगे नाउन में, नाउन के बहुत सारे अल्फाज है, जैसे आप कहें इसमें ये एडवांसमेंट। अब ये मेंट वाले सारे वोकेबलरीज आपको पता है कि यार ये क्या है, फॉर्मल वोकेबलरीज है, ठीक है। तो जैसे ये आपकी फॉर्मल वोकेबलरी है तो आप यूज कर सकते हो। एडवांसमेंट, बर्जनमेंट, यशन वाले, एंस वाले, ईटी वाले सारे अल्फाज आपके नाउन है, ये फॉर्मल है, आप यूज कर सकते हो। अभी पर जैसे आप इसमें कहें कि एडजेक्टिव हो गया तो आप लेट सपोज यूज कर दिया, इसमें प्रोस्पेरस यूज कर दिया, खुशहाल यूज कर दिया, क्वालिटी है, आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, वर्ब, जो फिर आपका वर्ब है, वर्ब में फॉर एग्जांपल वर्ब में आप कहते हो डिले, एक चीज डिले हो गया, कैंसल, ये सारे आपके वर्ब से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी डिले, जो डिले है ना, डिले का फ्रेजल वर्ब जो है वो आपका क्या है, पुट ऑफ, कि आज का काम कल पे छोड़ देना है या कुछ घंटे बाद छोड़ देना, डिले करना, पुट ऑफ। तो फ्रेजल वर्ब डिले का क्या है, पुट ऑफ है। कैंसल का क्या है, कट ऑफ है। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो फ्रेजल वर्ब भी आप यूज कर सकते हो, ये ऐड करती है वैरायटी आपके राइटिंग में। फिर आप जाते हैं प्रीफिक्स में, आप कहते हो जस्टिस या नो जस्टिस, तो नो जस्टिस की जगह इनजस्टिस हो गया, तो ये आपका प्रीफिक्स है। ये इन जो है ये आपका प्रीफिक्स है, दो अल्फाज को एक कर रहा है। आप कहते हैं नॉट अ रेशनल स्टांस, तो इर्रेशनल, तो इर्रेशनल में शुरू का आई यार ये क्या है, प्रीफिक्स, मतलब लफ्ज साबका और लहका आपने पढ़ा होगा। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब्स में, सॉरी प्रीफिक्सेस हैं आपके, प्रीफिक्स। सफिक्स पर आप देखिए जितने अल्फाज होते हैं, लेस पे, नेस पे, इटी पे, शन पे, सारे आपके प्रीफिक्सेस है साबके लहके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, आप मतलब लंबी चौड़ी बातें कर रहे हो तो सिंपल देखें ये एनार्की लिख दिया कि सिचुएशन जहाँ पे हालात आपके कंट्रोल में ना हो तो एनार्की हो गया। सिंपल देखें डेमो, फिर ये क्या हो गया, क्रेसी हो गया। डेमोग्राफी जहाँ पे आवाम रहते हैं। जियोलॉजी, इंटरगनम, हजारों अल्फाज है जो कि पूरे सेंटेंस के मीनिंग को वन वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारे फॉर्मल वोकेबलरीज है, मतलब ये आपका एक नाउन हो गया, फॉर्मल है। अच्छा, एडजेक्टिव हो गया, आपको आता हो या ना आता हो आप सीखते हो, और एडजेक्टिव के अल्फाज आप लिखते हो ऐसे में। वर्ब आप यूज करते हो, फ्रेजल वर्ब आप यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हैं,
सफिक्स आप यूज कर सकते हैं, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, ये सारे अल्फाज आप क्या करते हो, यूज करते हैं। मतलब ये जो है आपके आप क्या कहेंगे इनको कि ये आपकी फॉर्मल वोकेबलरीज है। तो जो आप सवाल करते हैं क्या लिखें क्या ना लिखें, तो ये सारे जो है ना आप इसमें यूज कर सकते हो। आ रहा है समझ में इतना? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी आ रहा है सर, आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है। हाँ, तो अब फिर आप देखें ये आपके सारे ठीक है ना। ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप इस पे काम करेंगे। असल में इस ये बताने का मकसद ये है कि आपने इस पे काम करना है। फिर देखें एक आपकी है कम्प्लेक्स वोकेबलरी, जो कि आप कहते यार कि जो कम्प्लेक्स वोकेबलरी है उस पे आप उसको आप अवॉइड करते हो एसे राइटिंग में, वो आप यूज नहीं करते हैं। तो कम्प्लेक्स उसको आप कहते हैं इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल क्यों है? क्योंकि वो कम्प्लेक्स है। उसका तर्जुमा कुछ और, जबकि विद इन जो सेंस है वो कुछ और होता है। और आप चूंकि एसे राइटिंग करते हो, एसे राइटिंग भी आपकी है फॉर्मल एसे। तो फॉर्मल एसे में आप यूज करते हो फॉर्मल वोकेबलरीज, और जो इनफॉर्मल वोकेबलरी है वो आप यूज कर सकते हो आर्टिकल राइटिंग में, मैगजीन राइटिंग में, ड्रामा राइटिंग, नोवेल राइटिंग। तो आपको ये अल्फाज मिलते हैं, बट वो ऐसे राइटिंग नहीं होता। डेट्स पे आपको मिलेगा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, नोवेल में, ड्रामों में, लेकिन आपने यूज नहीं करना होता उसको फॉर्मल ऐसे राइटिंग में। जैसे आप कहते हैं इडियम, अब इडियम जो है बहुत कॉमन है, सिंपल है, बट चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसकी ट्रांसलेशन कुछ और विद इन जो सेंस है वो कुछ और होता है। तो ये जब तक मोस्ट फॉर्मल या मोस्ट कॉमन इडियम ना हो तो आप यूज नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए, लेट सपोज आप कहें टू लिव इन एन आइवरी टावर। अब ये इडियम है, कॉमन है बट इतना कॉमन नहीं। अभी ये टू लिव इन एन आइवरी टावर जुमला बनाएंगे आप, ये यूज करेंगे तो ये इनफॉर्मल, ये कम्प्लेक्स है। आइवरी टावर में रहना, इसका असल में मतलब क्या बनता है? अलूफनेस या लोनलीनेस, तन्हाई में। तो ये इसके लिए ये नेस वाले अल्फाज है ना, सफिक्स वाले, और मतलब नाउन के ये सारे नाउन्स हैं, ये अवेलेबल है। तो ये टू इडियम टू लिव इन एन आइवरी टावर आप लिखें एस्से में आपको मिलेगा, आर्टिकल राइटिंग न्यूज़पेपर्स में। लेकिन आर्टिकल राइटिंग इज समथिंग एल्स, नोवेल राइटिंग, ड्रामा राइटिंग, मैगजीन राइटिंग वो कुछ और है। आपने चूंकि लिखना है फॉर्मल एसे राइटिंग तो आप इसको अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन इडियम हो जो कि हर बंदे को पता हो, जो कि बच्चा बच्चा उसको यूज करता है, जैसे आप कहते हैं लेट सपोज आप इसमें कहते हैं ये बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है ना, बोन ऑफ कंटेंशन आपका हो गया। आप कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब कि यार ये हर बंदे को मालूम है इसका। फार क्राई, एक चीज मुश्किल होना। मोस्ट कॉमन यूज कर सकते हैं। जो सेकेंडरी या कम्प्लेक्स इडियम्स आप इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे, यूज नहीं करेंगे इडियम को, ठीक है ना। और फिर अकॉर्डिंग टू सम एसेइस्ट, जो कुछ मजमून एक्सपर्ट्स हैं ऐसे कि वो कहते हैं कि आप मोस्ट कॉमन भी यूज ना करें तो बेहतर है, खाली तब यूज करें जहां पे आप देखें कि इडियम आपके बाकी अल्फाज की निस्बत ज्यादा इजीली एडजस्टेबल है, तब यूज करें। अदरवाइज आप इसको बिल्कुल इग्नोर करें इडियम्स को। अच्छा, इडियम के अलावा फिर आप कहते हैं बाकी जो आपके कम्प्लेक्स अल्फाज हैं जो जो आप यूज नहीं करते हैं, वो आपके क्या है? मेटाफोर। अभी मेटाफोर क्या है? मेटाफोर का आप कह सकते हैं इस्तियारा, इशारा, सिंबल्स, कि जो कि सिंबल्स होते हैं जो बाकी आप यूज करते हैं रोजमर्रा में, लेकिन ऐसे राइटिंग में अवॉइड करते हैं। इस्तियारे मतलब इशारे, सिंबलाइजर। जैसे लेट सपोज आप पाकिस्तान को कहते हैं फाल्कन, शाहीन, कि भाई ईगल्स हैं, मतलब पाकिस्तान इज ईगल, फाल्कन। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को आप बोलते हो कैंगुरू, कि भाई ये कैंगुरू है। अभी आपको मिलता है स्पोर्ट्स में कीवीज, आप कहते हो न्यूजीलैंड को कीवी। अंकल सेम आप कहते हो यूएस को। या आप कहते हो डार्क क्लाउड्स को आप तशबीह देते हो मुश्किलात, डिफिकल्टीज से। तो ये चूंकि मेटाफोर्स है, सिंबलाइजर्स हैं, इस्तियारे हैं, कि एक चीज को आप जो है सिंबलाइज करके लिखे उसको अपनी राइटिंग में, तो वो मेटाफोर्स होते हैं। इशारे, इस्तियारे या सिंबलाइजर्स या मेटाफोर। जैसे आप पाकिस्तान को बोले, देखिए लेट सपोज अगर हम यहाँ पे एक जुमला बनाए ना, यहाँ पे हम यहाँ बिल्कुल सिंपल जुमला बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं सीपैक, ठीक है, सीपैक अच्छा इज अ प्रोजेक्ट, सीपैक इज अ प्रोजेक्ट बिटवीन, ठीक है, बिटवीन हुम ड्रैगन एंड ईगल। अभी आप बोले यार ये भाई ये बड़ा जुमला बन गया मजेदार सा,
आप बोलेंगे यार सीपेक एक प्रोजेक्ट है जो कि है ईगल, ड्रैगन और ईगल के दरमियान। अभी ड्रैगन सिंबल है चाइना का, ईगल सिंबल सिंबल है पाकिस्तान का। तो आपको ये चीजें मिलेंगी आर्टिकल राइटिंग न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में, तो आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी तरह से मतलब प्रेजेंट हुआ है कि यूनिक सा है कि सीपेक एक प्रोजेक्ट है ड्रैगन और ईगल के दरमियान, ये सिंबल्स हैं। तो ऐसे राइटिंग में ये अलाउ नहीं होता। तो आप इसी जुमले को जो है ना रीराइट करते हैं सिंपल अल्फाज में, क्योंकि आपका ऐसे फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है, वहां पे ये अलाउ नहीं है। वहां पे ड्रैगन श्रैगन नहीं आता, वहां पे आप क्या बोलेंगे भाई चाइना, ये चाइना और ईगल नहीं पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा है। तो ये इसमें आप ये चीजें नहीं लिखते हैं, तो ये सिंपल हो गया भाई, सीपेक एक मुआहदा है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। तो ऊपर वाले जो ड्रैगन्स थे और ईगल थे उसको आपने हटा दिया। ऐसे राइटिंग में ये यूज होगा, नीचे वाला मेटाफोर यूज नहीं होते हैं। बट एक इडियम जो हमने लिखा था, इडियम हम यहाँ पे लिखते हैं एब इनिशियो, ठीक है ना, पाकिस्तान हैड टू फेस द म्यूजिक, ठीक है ये हो गया। अच्छा एब इनिशियो पाकिस्तान हैड टू फेस द म्यूजिक हो गया। फिर हम कहते हैं यहाँ पे कि इंडिया, या हम यहाँ पे कहते हैं लेट्स सपोज आर्यंस, ठीक है ना, ऑन ऑन वन साइड, ठीक है। अच्छा फिर हम यहाँ पे लिखते हैं endeavored, ठीक है। अच्छा ट्रू टू फोर्स धा, टू फोर्स दी whom eagle to live in an ivory tower while on the other hand, ठीक है। अच्छा ऑन द अदर हैंड हो गया, फिर क्या हो गया, सही है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है। इट, ठीक है, had to normalize its relations, ठीक है, with the bears। अब ये चला एक जुमला हो गया। तो अभी देखें ये इसमें क्या था, फेस द म्यूजिक इडियम है, ठीक है। एब इनिशियो फॉरेन टर्म है, आर्यंस मेटाफोर है। अच्छा टू लिव इन एन आइवरी टावर, दोबारा आपका इडियम आ गया, ठीक है। अच्छा ये बेयर आपका दोबारा क्या है, मेटाफोर है, ठीक है। इसको हम दोबारा एक बार देखते हैं। देखिए एक आप समझ गए मेटाफोर को, एक आप समझ गए इडियम को। तो मेटाफोर के अलावा फिर हम इसमें एक चीज और देखते हैं ना, उसको आप क्या बोलते हो कि भाई ये जार्गन, एक जार्गन को आप अवॉइड करते हैं। अभी जार्गन क्या है, जार्गन जो है इसको आप समझ जाएं कि भाई ये आपके स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, मखसूस मतलब स्पेसिफिक टर्म्स हैं, ओनली यूज्ड, ठीक है ना, ओनली यूज्ड इन स्पेसिफिक फील्ड या डिपार्टमेंट। ऐसे अल्फाज जो कि मखसूस डिपार्टमेंट्स में बोले और समझे जाते हैं, कॉमन डिपार्टमेंट्स में आप ये अल्फाज यूज नहीं करते हो। आप बोलेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख के, जैसे आप कहते हैं यार ये बेयर्स या बुल्स एंड बेयर्स, देखा आप सुनते होंगे बुल्स एंड बेयर्स। अब ये जो है ना, ये स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ये सिर्फ वहीं पर बोले वहीं पर समझे जाते हैं, बाहर के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। अब ये बुल्स, जब स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट ऊपर होती है तो आप कहते हैं बुल्स, और जब वो उसका रेशो या जो उसका जो कॉस्ट है गिरता है स्टॉक एक्सचेंज का, या जब वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज के लिए वो यूज करते हैं बेयर, इंक्रीज के लिए वो यूज करते हैं बुल्स, मतलब स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज का टर्म है। ऐसे ही आप बोले यार ये बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स हम कहते हैं भौंकता हुआ कुत्ता, लेकिन ये स्पेसिफिक टर्म है यूरोप अमेरिकन का बैंकिंग सेक्टर का। बार्किंग डॉग्स वो बोलते हैं बैंक मैनेजर को। जैसे एक बार्किंग डॉग है वो एक हर्ड या रेवड़ को बिखरने से रोकता है, ताकि बकरियां या जो रेवड़ है एक सीधे लाइन पे लगे रहें। तो जो बैंकिंग सेक्टर में बैंक का मैनेजर है उसका रोल भी वो सिंबलाइज करते हैं कि बार्किंग डॉग है, और डॉग उनके यहाँ काफी मतलब वो उनको इज्जत देते हैं। तो बार्किंग डॉग इज बैंक मैनेजर हो गया। ऐसे आप देखते हैं डिफेंस में अल्फा ब्रावो चार्ली अल्फा ओमेगा, मतलब वो जो वोकेबलरीज हैं वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिक लोग ही बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं जार्गन्स। तो ऐसे अल्फाज आप फॉर्मल ऐसे राइटिंग में यूज नहीं करते हो। जैसे देखिए अभी बुल्स एंड बेयर्स हम अगर यहाँ पे यूज करें,
हम यहाँ पे लिखें कि भाई ये कि पाकिस्तान, ठीक, या पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान हम कहें फॉलोड, या पाकिस्तान जो है हम यहाँ पे अलग एक जुमला बनाते हैं यही अल्फाज यूज करके, हम लिखें कि पाकिस्तान फॉलोज या पाकिस्तान फॉलोड, ठीक है ना, बुलिश फॉरेन, ठीक है, बुलिश फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना, अच्छा ड्यूरिंग जुल्फिकार अली भुट्टोज एरा वाइल, ठीक है ना, इट फॉलोड क्वाइट बेयरिश, ठीक है ना, फॉरेन पॉलिसी आफ्टर दैट, मिसाल के तौर पे। अब ये भी एक लफ्ज है, वोकेबलरी है बुलिश, बट ये क्या है, मेटाफोर है। अच्छा बेयरिश ये क्या है, ये भी मेटाफोर है। अभी आप देखें, ये हमने लिखा एब इनिशियो, ये क्या था, इसको भी एक बार देख ले। आखिरी एक चीज है फॉरेन टर्म, कि आप जो है ना फॉरेन टर्म जो कि इंग्लिश का लफ्ज नहीं है और आप उसको यूज करो, लेट सपोज एक तो कॉमनली यूज्ड है वो आप यूज करते हो, लेकिन मतलब जो कि आपका नॉट इन यूज है, इन करंट इंग्लिश में आपका यूज हो ही नहीं रहा, और आप उसको निकाले, मतलब वो इनवोक नहीं है, ऑब्सोलीट, कि किसी जमाने में अगर वो यूज होते भी थे बट अभी वो ऑब्सोलीट हो गए, वो यूज नहीं होते, उसको इंग्लिश यूज नहीं करता, और आप उसको जीआरई या गेट के वर्ड लिस्ट से निकाल निकाल के लिखे, लैटिन ग्रीक स्पेनिश ओरिजिन के पुराने पुराने अल्फाज जो यूज नहीं होते हैं तो आप यूज नहीं करते हो। मोस्ट कॉमन लेट सपोज देखिए, आप कहते हैं इंटेरिम एडहॉक, ये एक इंटेरिम भी फॉरेन टर्म है, इंटेरिम, ठीक है ना। अच्छा इंटेरियम फॉरेन टर्म है, एडहॉक फॉरेन टर्म है। अब ये एड और हॉक ये आप यूज करते हो, मतलब इसका मतलब है टेम्पररी, सही है। तो जैसे हमने लिखा एब इनिशियो, एब इनिशियो को इंग्लिश ने निकाला हुआ है, लफ्ज बनाया हुआ है इनिशियली, जो इनिशियली इन प्रैक्टिस है ना, तो इसको हम यूज करेंगे ना कि एब इनिशियो को यूज करो, मतलब एट द स्टार्ट, इन द बिगिनिंग। तो अभी देखो ये हमने लिखा एब इनिशियो, तभी ये एब इनिशियो जो है भाई, इसको हम देखें, मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी करके नीचे हम अगर इसको रीराइट करें फॉर्मल वर्ड्स में तो आपको जरा बेहतर आइडिया होगा। तो अभी देखें ये एब इनिशियो, पाकिस्तान हैड टू फेस द म्यूजिक, वो ऊपर वाला था। नीचे देखें हम ये एब इनिशियो को अगर कर दें इनिशियली के शुरू शुरू में, ये ज्यादा एक्सेप्टेड वर्ड है इनिशियली बजाय एब इनिशियो के। अच्छा पाकिस्तान हैड टू फेस द म्यूजिक, तो पाकिस्तान हैड टू फेस, फेस क्या किया था, पाकिस्तान हैड टू फेस क्या, चैलेंजेस। अभी हैड टू फेस द म्यूजिक का मतलब यही है कि पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, तो प्रॉपर वर्ड है। अच्छा आर्यंस, अभी आर्यंस का मेटाफोर था तो आपने लिख दिया इंडिया, तो आर्यंस को आपको लिखना ही नहीं चाहिए, वो तो मेटाफोर है, तो आप यहाँ पे लिख दिया इंडिया, ठीक है। ये आपका हो गया, इसमें इंडिया आ गया। अच्छा ऑन वन साइड एंडेवर्ड, अब ये ईगल जो था ना, ईगल भी हमने ऊपर यूज किया था, मेटाफोर था, मतलब पाकिस्तान, अच्छा सॉरी क्या था, टू फोर्स ईगल, कि पाकिस्तान को मजबूर किया, तो आपने लिखा ईगल की जगह पाकिस्तान ही लिख दिया, कि भाई पाकिस्तान अच्छा कोर्स किया, मजबूर किया कि वो लिव इन आइवरी टावर। इसका मतलब क्या था कि पाकिस्तान का वो धकेले ताकि वो आलमी लेवल पे तन्हाई का शिकार हो, दुनिया उसके उसके साथ सपोर्ट ना करे, मुआहदे ना करे, मतलब पाकिस्तान को धकेला तन्हाई की तरफ, आलमी तन्हाई की तरफ। तो हम इडियम को निकाल के इजी वर्ड्स लिख सकते हैं कि इंडिया एंडेवर्ड, उसने कोशिश की कि पाकिस्तान को फोर्स करे या पुश करे पाकिस्तान को, टू फेस टू लिव इन आइवरी टावर, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो फेस करे आइसोलेशन, लोनलीनेस, अलूफनेस, तन्हाई का शिकार हो जाए, तो हमने लिख दिया आइसोलेशन। जबकि दूसरी तरफ इट हैड टू नॉर्मलाइज इट्स रिलेशंस विद द बेयर्स, बेयर्स कौन है, रशिया है, यूएस के पास गया तो रशिया नाराज हो रहा था, तो ये चाह रहे थे कि भाई ये जो बेयर्स हैं, बेयर्स वैसे मेटाफोर है रशिया का, रीच, तो आपने यहाँ पे रशिया लिख दिया, सिंपल कर दिया। तो ये जो है ना फॉर्मल ऐसे है, ऊपर ये जो आपने वोकेबलरीज लिखे थे, फॉरेन टर्म्स, इडियम्स, ये आपके पर जो थे इसमें मेटाफोर्स, आप तो इसको निकाल के सिंपल वोकेबलरी में कर दिया। तो जो नीचे वाला आपका पैराग्राफ था छोटा सा, उसमें वोकेबलरी की लेवल में आपने यूज कर दिए फॉर्मल वोकेबलरीज। इसी तरह फिर आप देखिए मेटाफोर, नीचे हमने यूज किया है मेटाफोर, बुल्स एंड बेयर्स। अभी जो बुल्स एंड बेयर्स है ये स्टॉक एक्सचेंज वाले समझते हैं, वो ही यूज करते हैं, कॉमन पब्लिक को मालूम ही नहीं है। तो पाकिस्तान फॉलोड बुलिश, बुल किसको बोलते हैं, एग्रेसिव, या मतलब एग्रेसिव या इंक्रीजिंग, एक चीज जब हाई हो,
तो आप कह सकते हैं भुट्टो के टाइम पे एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी थी, एग्रेसिव। और जबकि उसके बाद बेरिश किसको आप बोल सकते हो, सबमिसिव को, कि बैक फुट पे, या डिक्रीज इन वैल्यू, सबमिसिव फॉरेन पॉलिसीज। अभी एग्रेसिव और सबमिसिव का सबको पता है। बुलिश और बेरिश ये क्या है, जार्गन्स है स्टॉक एक्सचेंज के, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो फॉर्मल एसे राइटिंग में। जार्गन्स तब अलाउ है, लेट सपोज आपका अगर एसे था इकोनॉमिक क्राइसिस पे, कि बात है इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे, और तब ये बुलिश एंड बियरिश अल्फाज हाईली रिकमेंडेड होंगे कि आपका टॉपिक था इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे, इकोनॉमिक क्राइसिस पे, फिर आप ये उसके टर्मिनोलॉजीज यूज करें स्पेसिफिक एसे में, तब ये आपको प्लस पॉइंट मिलेगा इसका। अदरवाइज आपका इकोनॉमी पर ऐसे नहीं था, इन्फ्लेशन पे नहीं था, और ये अल्फाज आप सिंपल यूज करें सियासी बातों में, ये आपकी बातें हैं सियासी पॉलिटिकल, तो ये वाले वोकेबलरी पर यहाँ पे यूज नहीं होंगे। आ रहे समझ में आपको? सबको आ रहे समझ में? आवाज आ रही है सबको क्या? जी सर। जी सर जी, बिल्कुल सर आ रहा है। ये बात हम क्या कर रहे थे वोकेबलरी के एतबार से ना, तो हम दोबारा जाएंगे पीछे कि मतलब जो एसे राइटिंग से पहले प्री रिक्विजिट्स हैं, कि आप जो है एसे राइटिंग को सीखने से पहले उसके जो है ना प्री रिक्विजिट्स वो देखें। अच्छा देखिए, दोबारा इसको देखें ना एक बार। अभी हमने क्या कहा इसमें, हमने इसमें कहा कि भाई आप लोग एसे राइटिंग से भी पहले क्या काम करोगे, आप लोग इसमें क्या काम करेंगे, इसमें ये काम करेंगे कि आप काम शुरू करोगे अपने वोकेबलरी पे। सही है, ये हमने बताया था कि आप जो है ना, ये फॉरेन टर्म्स आ गए, ठीक है, तो आप जो है ये वाला काम करेंगे, ठीक है। मतलब देखें, एसे के प्री रिक्विजिट्स, सबसे पहला स्टेप आपका वोकेबलरी। आपको अगर वोकेबलरी नहीं आती तो विद इन सेंटेंसेस आप इसको यूज भी नहीं कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, और थर्ड स्टेप आपका होता है ग्रामर, फोर्थ स्टेप आपका होता है, देखिए मैं अगर ऊपर लिखूं ना यहाँ पे, पहला स्टेप आपका है वोकेबलरी बिल्डिंग, ठीक है। सेकंड आप अगर काम करना चाहेंगे, आप हम यहाँ बात करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, कि आप अपना सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड वन जो है ना आपका, वो फिर क्या बनेगा आपका ग्रामर का, कि आपका ग्रामर भी पूरा इंटैक्ट हो। फोर्थ वन आपका बनता है आइडियाज गैदरिंग का, या उसको आप कहें नोट्स मेकिंग, कि आप अपने नोट्स भी बनाएंगे, तो फिर नोट्स मेकिंग टेक्निक्स ये सब आप देखेंगे। तो ये चार चीजें, इसे आप कहते हैं एसे के प्री रिक्विजिट्स, कि एसे राइटिंग से पहले आपको वोकेबलरी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर पर काम करेंगे। थर्ड वन ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे जब आपको लिखना आ गया। फोर्थ वन फिर आप नोट्स बनाएंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, कि आपके पास आइडियाज या इंफॉर्मेशन हो। जब ये चार चीजें हो गई, फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे कि भाई अभी हम शुरू करेंगे एसे राइटिंग, और एसे राइटिंग भी शुरू करेंगे, वो भी आप देखेंगे इसके टाइप वाइज, कि भाई कौन सा एसे, उसकी उसकी कौन सी टाइप है, चूंकि हर एसे के आप पढ़ेंगे यहाँ पे 10 टाइप्स। तो 10 टाइप्स जो एसेस के हैं ना, वो हर एसे का टाइप या टेक्निक, जब टाइप वाइज है तो टेक्निक वाइज भी हो जाएगा, क्योंकि हर एसे का जो टाइप है उसकी टेक्निक उसी तरह फ्लक्चुएट करेगी, तो फिर आप उसके टेक्निक्स भी अलग अलग देखेंगे। तो लेकिन ये वाला किस्सा बात का है, चूंकि शुरू की चार चीजें अगर आपके पास ना हो, आप एसे कभी भी नहीं लिख सकते हो। आ रहा है समझ में? ये जो शुरू के तीन चीजें हैं ना, ये वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, इसको आप समझ जाएं कि ये एसे राइटिंग का खाली सिर्फ आपका बनता है पोर्शन, कितना परसेंट, 25% बनेगा, 25%। और जो नीचे नोट्स मेकिंग टेक्निक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियाज, ये 75% है एसे का। और आपने काम नहीं किया, आप ऐसे सीख ही नहीं सकते हो। आइडियाज 75%, ये आपका 25%, ये जब आपको हुआ ना ये 25%, ऊपर की तीन चीजें हैं।
और आइडियाज गैदरिंग बहुत जरूरी है 75%। फिर इसके बाद आप जाके शुरू करेंगे एसे राइटिंग विद इट्स टेक्निक्स, तो ये बाद में पढ़ेंगे। तो हम दोबारा जाते हैं ऊपर वोकेबलरी बिल्डिंग कि ये तो वोकेबलरी बिल्डिंग था, बट वोकेबलरी बिल्डिंग तो आपको हमने बता दिया, लेकिन वोकेबलरी बिल्डिंग के जो मेन चीज है, इसके जो टेक्निक्स, कि भाई ये हम वोकेबलरी बिल्डिंग को घर बैठे बैठे इसको इम्प्रूव कैसे करें, टेक्निक्स। तो फिर आप देखते हैं वोकेबलरी बिल्डिंग टेक्निक, आ रहे समझ में? तो टेक्निक से पहले एक बार दोबारा भी देख लें कि टेक्निक से मतलब क्या था, कि आप ये जब सीखेंगे ऐसे राइटिंग, तो वोकेबलरी आप ये 7 वोकेबलरीज हैं, आप इस पे काम करेंगे। ये 7 टाइप्स, नाउन की वोकेबलरी, एडजेक्टिव की, वर्ब, फ्रेजल वर्ब, प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। और जो आपके यहाँ की वोकेबलरीज थी, ये जार्गन्स वगैरह, इडियम्स, मेटाफोर और आपके फॉरेन टर्म्स, ये आप बेशक सीखें, ये आपको हेल्प आउट करेगा प्रेसी राइटिंग में और कंप्रीहेंशन राइटिंग में। या सेंटेंस मेकिंग में आपका अलग सवाल आता है, ऐसे राइटिंग में खाली आप लिखेंगे नहीं, सीखेंगे सही, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे ये वाले अल्फाज। तो हम इसका देखते हैं कि यार ये टेक्निक वाइज आप इन इन इस पे किस तरह काम करें ताकि आपकी ये वाला पोर्शन इंप्रूव हो। ठीक है, तो फिर देखते हैं टेक्निक्स वोकेबलरी बिल्डिंग के।